जौहर सलीम साहब, कल भी ज़ाहिर है बात हो रही थी, कल तो बहुत सारी एंटिसिपेशन की जा रही थी, स्पेक्यूलेटिव कन्वर्सेशन थी। आज भी ज़ाहिर है जब तक कि हमारे सामने कोई एलामिया नहीं आ जाता, हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन थोड़ा सा ज़रा बात कर लेते ईरानी डेलीगेशन। आप समझते हैं अब्बास इराक़ची के हवाले से कहा जाता है कि बड़े ज़बरदस्त मुज़ाकरातकार हैं। थोड़ा सा ज़रा हमें बताइएगा, ये जो डेलीगेशन में जिन शख्सियात को इस तरह सेलेक्ट किया जाता है और इस तरह की जब सिचुएशन में सेलेक्ट किया जाता है तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, और ईरानी डेलीगेशन में जो शख्सियात आई हैं उनके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा कि वो कितना आप समझते हैं कि इन टॉक्स में बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं, कितने बाख्तियार हैं वो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए जो डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन है, जो उसकी हैयत है, वो बहुत अहम होती है। तो ये ईरान से जो डेलीगेशन है, देखिए इसमें अब्बास इराक़ची तो हैं ही, लेकिन शायद उनसे भी ज़्यादा अहम है जो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ पे ये है कि क्योंकि स्पीकर हैं, और ईरान के जो सिस्टम है उसमें स्पीकर जो है उसकी एक मुनफरिद हैसियत होती है। वो बाकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैं उसकी तरह नहीं है, या इवन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स की तरह नहीं है। उसमें वो जो स्पीकर होता है उस पर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत इत्मीनान होता है। इससे पहले भी देखें बहुत ही अहम लोग स्पीकर रहे हैं वहाँ पे, अली लारिजानी, रफसंजानी। तो वो जो है और फिर इनको बड़ा इत्मीनान हासिल है जो उनके सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खमीनी का, और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट है जो IRGC है उनका भी। तो उस लिहाज से ये समझ लें कि अथॉरिटी है, इनके पास इख्तियार है, पूरी तरह से बाख्तियार है। अब्बास इराक़ची जो हैं वो उनको जो है अच्छी चीज़ ये है कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी का। वो ईरान में ये बड़ा ट्रेडिशन है कि फॉरेन मिनिस्टर वो अक्सर ऐसे जो लगाते हैं या जो प्रोफेसर रहे हों पहले, या एकेडमिक्स हों और बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, और ख़ुसूसन इवन कई बार वो बाहर की डिग्रीज भी होती हैं उनके पास। तो वो से एक अच्छा बैलेंस है कि एक तरफ तो कालिबाफ हैं जो कि समझ लें आपके वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, ईरानी बिल्कुल आप इस्टेब्लिशमेंट, सही कह रहे हैं, और हम अली तो राजदानी के बारे में भी ये सुनते थे और दीगर शख्सियात के बारे में सुनते थे कि उन्होंने कई कई बुक्स लिखी हैं मैनुअल कांट पे, और कितनी फ़िलासफ़र्स के हवाले से, साइंटिस्ट, बड़ा इस हवाले से हम देखते हैं कि ईरान में ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि डेलीगेशन। जी जौहर साहब कंटिन्यू कीजिएगा, आपने कहा कि बड़ा उनका एक्सपोजर होता है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। बिल्कुल, इससे पहले जिस तरह ज़रीफ भी थे और जो है ना बहुत ही ज़्यादा उनका भी इंटरनेशनल एक्सपोजर था, तो इसी तरह जवाद ज़रीफ के बाद ये अब्बास इराक़ची भी जो है उसी लीग में है, जो है ना अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के सेंस में। तो बहुत अच्छा डेलीगेशन है। देखिए दूसरी तरफ जो अमेरिकन डेलीगेशन है उसमें वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस। अब JD वैंस का सबको पता है कि वो इस जंग के मुखालिफ थे। वो बहुत कम अमेरिकन इस वक्त जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो US एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत कम लोग थे जिनमें इतनी जुर्रत थी कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के आगे इसकी मुखालफत करें जंग की, तो वो उनमें थे। और फिर ये कि उनके साथ जो है स्टीव विटकॉफ, ये तो बहुत ही ज़्यादा उनके, वैसे तो ये रियल एस्टेट से इनका ताल्लुक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काबिल इनकी इत्मीनान है प्रेसिडेंट ट्रम्प को इन पे। और जेरेड कुशनर जो है वो तो उनके दामाद हैं, ज़ाहिर है। अच्छा, इन दोनों के इजराइलीज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो एंगल भी ये कवर करते हैं। और लेकिन JD वैंस पे जहाँ तक वो इजराइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा फिर? क्योंकि देखिए इजराइल को भी अमेरिका ने साथ लेके चलना है ना, वो भी तो ज़ाहिर एक फरीक है इसमें, तो उस लिहाज से वो भी मैं समझता हूँ कि अहम एक है नुक्ता। लेकिन JD वैंस जो है, मुझे जहाँ तक पता है ईरान ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसरार किया था कि JD वैंस इस डेलीगेशन में शामिल हो, क्योंकि वो JD वैंस को समझते हैं कि वो ऐसे शख्स हैं जिस पे वो इत्मीनान कर सकते हैं। तो उस लिहाज से, और फिर देखें JD वैंस ज़ाहिर है कि वो एक मुस्तकबिल के सदर भी हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो नेक्स्ट इलेक्शंस में उस पार्टी का कैंडिडेट होता है। वो भी खासे यंग है, उनको देखा जा रहा है एज अ पॉसिबल कंटेंडर। और जॉर्ज साहब JD वैंस के बारे में ये उन्होंने अपने आप को वॉर से डिस्टेंट रखा फॉर सम टाइम एंड टू सम एक्सटेंट, उसके बाद वो प्रो पीस एंड एंटी वॉर थे। ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है, क्योंकि देखें ये एक किताब भी लिख चुके हैं जो बड़ी मशहूर हुई थी, हिलबिली एलिजी के नाम से। उस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किल बचपन गुजारा। एक जो है ना उनकी वालिदा जो है वो ड्रग एडिक्ट भी थी। अच्छा, फिर इनकी जो अहलिया है वो इंडियन निजात हैं,
वो जो है ना, लेकिन दोनों ही बड़े अच्छे येल यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं ये दोनों, तो उस लिहाज से एक बैलेंस समझे जाते हैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि एक टाइम पे ये बड़े मुखालिफ होते थे ट्रम्प के कुछ साल पहले तक, लेकिन फिर उसके बाद ये प्रो ट्रम्प हुए और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सेलेक्ट किया। और जो अमेरिकन पब्लिक की जो इस वक्त पल्स है जो इस वॉर को लेके, क्योंकि वो ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारा टैक्स का पैसा जी इसराइल के ऊपर क्यों लग रहा है, इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बातें क्यों मानी जा रही हैं, अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा के आए थे डोनाल्ड ट्रम्प। तो आई थिंक जेडी वैंस जो है वो इस सिचुएशन को भी भांप कर अपने लिए, ज़ाहिर है नेक्स्ट रिपब्लिकन के कैंडिडेट भी कहा जा रहा है मुमकिन हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो वो ज़ाहिर है कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि ज़रा ये पब्लिक सेंटिमेंट्स भी जो हैं वो थोड़े कम हो जो मुखालफत में है इस वक्त। जी बिल्कुल, और मैं ये समझता हूँ, देखें जो अहम चीज़ एक बहुत ज़्यादा है वो ये है कि दोनों साइड्स जो उनसी हैं उनके लिए इस वक्त ज़रूरी है कि वो ऑफ रैम्प जाएं, यानी कि ये जंगबंदी जो है इसको मुस्तकिल करें। ईरान के लिए भी ठीक है, आप पॉस्चरिंग तो दोनों साइड से हो रही है, वो तो जाहिर होती है ऐसे मौके पे, लेकिन असल फैक्ट ये है कि ईरान के लिए भी बहुत अच्छा है इस वक्त कि वो ऑफ रैम्प जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा तबाही जो है वो फिर उनको बहुत ही मुश्किल में डाल देती। इसी तरह अमेरिका के लिए भी देखें, उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल एक्सपेंड किया, इतना ज़्यादा ज़ाहिर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी इस पर हुआ, $1 बिलियन से ज़्यादा, बल्कि अब तो इतलात ये है कि $100 बिलियन से ज़्यादा इनको कॉस्ट कर चुका है अभी तक। ईरानी डेलीगेशन पहुंचा है और इन्होंने इसे मिनाब 168 मुज़ाकरात को नाम दिया है। तो ये जो सिग्नलिंग होती है, जो सिंबलिज्म होता है, ये बड़ा मैटर करता है मुज़ाकरात से पहले। और ज़ाहिर है नोबडी कैन फॉरगेट खामनेई की शहादत, उनके सुप्रीम लीडर की शहादत एक बड़ा सेटबैक रही ईरानियों के लिए और एक वो अननेसेसरी मूव था। उसके बाद अमेरिका ने समझा हमने रिजीम चेंज कर दी, मगर रिजीम चेंज ना हुई, अभी भी बहरहाल वही समझते हैं हमने रिजीम चेंज कर दी है और नए चेहरे वहाँ पर आ गए। उनके बेटे ही मुश्तबा खामनेई ने फिर उनकी निशिस्त संभाली है। तो ये जो हमें आने से पहले जैसे कि कुछ शर्तें भी ईरान रख रहा था, ख़ासतौर पर लेबनान के हवाले से कि वहाँ पर जब तक सीज़ फायर नहीं होगा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जब तक ये इशू पर बात नहीं होगी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर थोड़ा हमने देखा कि ये खबरें हुई कि जी अब पहुँच रहे हैं, फाइनली दे आर इन इस्लामाबाद। तो ये जो सारे जेस्टर सिग्नलिंग ये क्या किस तरह असरअंदाज होते हैं मुज़ाकरात पर, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, ये देखें पोस्टरिंग होती है, वो ज़ाहिर है लेबनान वाली बात तो जो है ना उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी ईरानियंस की, जो कि पाकिस्तान की भी थी, कि उसमें जो है लेबनान शामिल है, सीज़ फायर हर जगह होगी इकट्ठे, लेकिन वो अमेरिकन इंटरप्रिटेशन थी और इजरायली के जिन वो में शामिल नहीं है वो उनसे अलग से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं इजराइल लेबनान से, वो उनकी अलग बात चल रही है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये कि देखें ईरानियंस ने फिर वो भी कहा, फिर एक और शर्त ये भी लगा दी थी कि वो उनके जो एसेट्स हैं वो पहले अनफ्रीज किए जाएं, जो अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, 6 बिलियन है, 7 बिलियन है जी बिल्कुल, और फिर यूरोपियंस के पास भी बहुत सारी वो रकूम है। तो वो लेकिन वो खैर बाद में मेरा अंदाजा था कि उसमें वो बहुत ज़्यादा फिर इंसिस्ट नहीं करेंगे, उसके बावजूद आ जाएंगे और वही हुआ। तो ये बहुत ही खुश आइंदा है कि वो यहाँ पहुँच गया डेलीगेशन। अभी भी वो ये कह सकते हैं कि हम उससे पहले बातचीत शुरू नहीं करेंगे, तो अभी तक रिजॉल्व तो नहीं हुआ है इशू, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि जो इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। मैं ये समझता हूँ कि ईरान की जो नेगोशिएशन स्ट्रेटजी है वो हमेशा की तरह, वो बड़े टफ नेगोशिएटर्स हैं ईरानियंस, और इसमें भी वो बहुत ही टफ नेगोशिएशन करेंगे, ऑल्दो कि वो भी ऑफ रैम्प जाना चाहते हैं अमेरिका की तरह। दोनों को ही सूट करता है, बिकॉज एक लूज लूज सिचुएशन थी, और ये अब जो है ना देखिए एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन जो है वो कहाँ जाती, उसमें तबाही थी ईरान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, और फिर खलीजी ममालिक के लिए भी एक तबाही का समा था। तो उससे मूव करके एक मुज़ाकरात की मेज़ पे आना, ये तो एक कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन की तरफ आना, ये सबकी फतह है। लेकिन जाहिर है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगोशिएट जो है ना वो पूरी अपनी कोशिश नहीं करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल डील है वो लें, और मैं समझता हूँ कि ये कोशिश ईरान की तरफ से शायद अमेरिका से भी ज़्यादा हो जो है, क्योंकि वो समझते हैं कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और हम इस हवाले से मजीद भी जौहर साहब आपसे अपडेट्स भी लेंगे। लेकिन ऐसे माहौल में कि जब एक पॉजिटिव सिग्नलिंग हो रही है,
کل ہم نے دیکھا کہ ایرانیز نے الاؤ کیا کہ امریکہ کے 2 جہاز پاس کر 2 سے مطلب متعدد جہاز جو ہے وہ 2 سے 3 وہ پاس کر جائیں اسٹریٹ آف ہارمز سے. پھر ڈیلی میل نے کل ایک بڑی رپورٹ کی کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے JD وینس کو یہ احکامات دیے تھے کہ آپ نے کوئی راستہ تلاش کر کے ہی اٹھنا ہے اسلام آباد اکارڈ میں سے اور پیس کر کے اٹھنا ہے. بٹ ایسے ماحول میں کہ جب ایک بڑے نازک مراحل پہ مذاکرات چل رہے ہیں, 2 فریقین جو جنگ میں انوالو تھے, اتنی بڑی جنگ میں, ان کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے آمنے سامنے. اگر ٹویٹس کا سلسلہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ہم نے دیکھا کہ بڑی کچھ ڈائریکٹ ٹویٹس بھی کی اور وہ کچھ ذرا میں اب نہیں کہنا چاہ رہا لیکن وہ عجیب قسم کی ٹویٹس تھیں. یہ جو اگر سلسلہ ہے یہ کس حد تک متاثر کر سکتا ہے سر یہ تمام تر مذاکرات کے عمل کو؟ جی ظاہر ہے اس ماحول کو تو متاثر کرتا ہے, اس کا جو ایک ایمبینس ہوتا ہے مذاکرات کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر ہے وہ ٹویٹس پہ ہیز بگ آن دیٹ, جس طرح کہتے ہیں نا, ان کو بہت شوق ہے. اس میں کئی بار ظاہر ہے وہ کنفلکٹنگ ٹویٹس بھی ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا ایک, لیکن یہ ان کی اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہے اب کہ وہ خود سے اس طرح کرتے ہیں, اس سے ان کو بہت زیادہ پولیٹیکل سپیس مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک طرف وہ جنگ کی بات بھی کر دیتے ہیں, ساتھ ہی تھریٹ بھی کر دیتے ہیں, ساتھ ہی امن کی بات بھی کر دیتے ہیں, ساتھ ہی ایک انڈیوسمنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ ایران کی ریکنسٹرکشن میں بھی ہیلپ کریں گے. تو وہ بالکل یہ مختلف سمتوں میں جو اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کو بعد میں آسانی ہو اگر اس میں سے کسی کو بھی وہ فالو اپ کرنا چاہیں. تو وہ خیر باقی لوگ بھی اس کے یوز ٹو ہیں, لیکن اگر کوئی بہت ہی سخت ٹویٹ ان کی طرف سے آیا تو ظاہر ہے وہ تھوڑا ماحول کو ذرا جو ہے مجھے تاثر ہی مل رہا ہے جوہر صاحب کہ وہ روک نہیں پا رہے ہیں پوسٹ کرنے سے اپنے آپ کو, تو وہ لیفٹ رائٹ جو ہے وہ پوسٹیں کر رہے ہیں. ہنگری کو انہوں نے دعوت دے دی ہے کہ جی ہم آپ کو ہر طریقے سے اسسٹ کرنے کو تیار ہیں, آئی ہیو اے ویری گڈ پلان سم تھنگ لائک دیٹ. تو آئی تھنک وہ عادت سے تھوڑا مجبور ہے اس سلسلے میں. تو یہ اسٹریٹجی بھی ہے, وہ چلتا ہے, وہ تو اس طرح ہی چلے گا. لیکن میرا خیال ہے کیونکہ JD وینس جو ہے وہ تو بہت ہی سیریس بھی ہیں اور بڑے رسپانسبل ایکٹ کرتے ہیں بہت ذمہ داری سے, تو اس لیے وہ پھر ایک قسم کا کاؤنٹر بیلنس بھی ہے اس کا. اور میرا خیال ہے کہ ان کے ہونے سے اس مذاکرات میں بہت ہی زیادہ ایک جو ہے نا وہ ایک ایسا ماحول قائم ہوگا جہاں پہ سیریسنس بھی ہوگی, جو میننگ فل بھی ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ مثبت بھی ہوگا. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ جوہر سلیم صاحب موجود ہیں اور اس مزید اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, سابق سفارتکار, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں.